चलो आज पढ़ते हैं हम लोग। बेसिक से पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, ठीक है ना। इसी को पढ़ना है तो सबसे पहले समझना है कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, भाषा है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सर लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा लेटर। लैंग्वेज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा लेटर। तो लेटर क्या है? जैसे आप लिखते हैं ये BCD ऐसो जेड, और अगर इसे बोला जाए कि व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो सर ABCD जेड तक बोले ना, तो ये अपने आप में क्या है? अल्फाबेट है। अल्फाबेट। और एक और बात, इसे अगर कोई बोल दिया ऐसा कि अल्फाबेट्स, अरे भाई अल्फाबेट्स नहीं होते, ये 26 अक्षर है ना, इसका नाम होता है अल्फाबेट। और इन्हीं ये अल्फाबेट ही क्या होता है? लेटर होता है। अगर सिंगल यूनिट की बात करें, ये क्या है? तो ये लेटर है। ये क्या है? लेटर है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ABCD क्या है? तो अल्फाबेट है। तो एक तो बात ये हुई कि अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है। और अगर सिंगल यूनिट की बात करें, ABC, कोई भी सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या? लेटर, ठीक है ना। लेटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, सर लेटर से हम बनाते हैं क्या? वर्ड्स। लेटर से क्या बनाएंगे? वर्ड्स। लेटर के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। लेटर के कलेक्शन को वर्ड्स कहते हैं। और वर्ड्स का जो कलेक्शन होता है वो होता है सेंटेंस। वर्ड्स का जो कलेक्शन होता है वो होता है सेंटेंस। तो वर्ड्स का कलेक्शन क्या होता है? सेंटेंस होता है। सेंटेंस का सर डेफिनेशन क्या है? सो देखना सर, सेंटेंस है, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? यह है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning or sense, complete meaning or sense is called sentence, is called sentence। लिख लो sentence। तो कोई भी शब्दों का समूह, कोई भी शब्दों का समूह, या इसे हिंदी में समझ लें, शब्दों के समूह जिसे पूरा पूरा मीनिंग निकले या मतलब निकले, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सर सेंटेंस में आना जो सबसे जरूरी होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब। सेंटेंस में जो आना है, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब है। सर सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो ये अपने आप में भी क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है। अगर कोई ऐसा लिखे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये भी सही है, वो भी सही है। सर सब्जेक्ट वर्ब का मतलब क्या है? आई गो में लिख दिया, आई गो, तो ये अपने आप में क्या है? सेंटेंस है। और कोई लिख दिया आई गो टू स्कूल, लिख दिया जाए, इधर ऑब्जेक्ट लगा के आई टीच यू, तो ये भी सेंटेंस है। हालांकि इसमें क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट लिया। यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट नहीं लिया। तो दोनों सेंटेंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है, ऐसा। तो हमने देखा कि सेंटेंस होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, देखना ध्यान से, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी अ सेंटेंस, टू बी अ सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए और वर्ब भी आना चाहिए। सिंपल सी बात है कि जहां भी सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगा, और वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट आएगा। कुछ कंडीशन में क्या होता है? सब्जेक्ट हिडन हो जाता है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में। इसका मतलब ये नहीं कि वहां सब्जेक्ट नहीं आया है, सब्जेक्ट आया है, बट दैट इज हिडन सब्जेक्ट, दैट इज हिडन सब्जेक्ट। तो सेंटेंस होने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट है और वर्ब है। बाकी सर ऑब्जेक्ट भी
आ सकता है। सिंपली समझे कि कोई आप फॉर्म भरते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा, मिनिमम एज लिखा 18, तो 19 साल वाला भर सकता है नहीं भर सकता? भर सकता है सर। वही बात है कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो ये बात हुआ क्या सेंटेंस का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं थोड़ा। अब हम समझेंगे थोड़ा सा और बात इसी में करेंगे कि होता क्या है, और आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में शेयर करेंगे, है नहीं। चलो एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि सर सचिन लिखा, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन प्लेज क्रिकेट, एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं। सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन प्लेज क्रिकेट। अब इस ये अपने आप में क्या है सेंटेंस है। क्यों भाई ऐसा क्यों कि ये सेंटेंस है? क्योंकि इसके अपने मीनिंग है, सेंस आ रहा है, और वर्ड्स का क्या है कलेक्शन है। तो वर्ड्स के कलेक्शन को ही सेंटेंस कहते हैं जिसका मीनिंग निकले, कंप्लीट मीनिंग निकले, मीनिंग आ रहा है। दूसरी क्या है बात कि सर सेंटेंस है ना, तो ये फुल स्टॉप भी लगा रहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके बाद क्या लगा रहे फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा रहेगा, क्वेश्चन वर्ड वाला में क्या लगेगा क्वेश्चन साइन लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ठीक है, अब अगर ये सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आया होगा। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि वर्ब कौन है, वर्ब क्या है। अगर वर्ब पहचानेंगे, सब्जेक्ट पहचानेंगे तो ध्यान से सुनिए सर। वर्ब जो होता है एक्शनेबल, वर्ब किसे कहते हैं एक्शनेबल, इनेबल वर्ड्स को कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं एक्शनेबल वर्ड्स। कोई भी शब्द जिससे किसी एक्शन के होने या करने का क्या हो बोध हो तो वो क्या कहलाएगा वर्ब कहलाएगा। हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं सर। जैसे आना शब्द लिखा हुआ है, जाना, पीना, रहना, बोलना, ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, और ये सारे हिंदी शब्द है जिसे कोई एक्शन के होने या करने का क्या होता है बोध होता है, होने या करने का बोध आता है। एक ट्रिक क्या है सर, हिंदी शब्द के अंत में क्या आएगा ना आएगा, क्या आएगा ना आएगा, और उस शब्द से सिर्फ ना आने से मतलब नहीं है, उस शब्द से किसी एक्शन का भी बोध होना चाहिए। एक्शन का ऐसा नहीं लिख सकते सर नाना नाना, तो फिर ये भी वर्ब हो गया क्या? नहीं सर, ये नाम है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो ना आना तो जरूरी है हिंदी शब्द में, लेकिन उससे किसी एक्शन के होने या करने का भी बोध हो तभी जाके वर्ब है। तो एक बात है समझे सर, बहुत तरह से समझाया जा सकता है वर्ब को। दूसरा क्या है कि ये वर्ड है, वर्ब क्या है a word which represents an action। कोई भी शब्द जिससे एक्शन के होने का बोध हो जाए तो क्या है वर्ब है। या फिर इसी को कह सकते हैं क्या कि किसी भी शब्द के क्या है V1 पॉसिबल है, या V2 पॉसिबल है, और V3 पॉसिबल है। किसी भी शब्द के V1 V2 V3 पॉसिबल है तो अपने आप में क्या है वर्ब है। क्योंकि बेंच कर देंगे क्या, नहीं हो सकता सर। तो यह बात समझ में आती है कि सर कोई भी वर्ड है जिसका V1 V2 V3 पॉसिबल हो रहा है वो अपने आप में क्या है वर्ब है। तो आसान हुआ सर। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ खेलना, क्या लिखा हुआ खेलना, और खेलने में कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, एक्शन होगा, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है वर्ब है। खेलना क्या है वर्ब है। अच्छा वर्ब तो होता है एक्शनेबल वर्ड, तो उसमें कोई एक्शन होगा, और एक्शन तो तभी होगा ना जब उस एक्शन को कोई करने वाला होगा। आपने बोला गेंद को फेंको, फेंकना वर्ब है, फेंकना वर्ब है, लेकिन फेंकना अगर वर्ब है तो उस एक्शन को करने वाला भी कोई होगा। अगर जो एक्शन को करेगा वो उस एक्शन का क्या होगा डूअर होगा। अभी देखो ये खेलना है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है सचिन, खेलने का काम कौन कर रहा है सचिन। तो आप बोलेंगे कि सर ये सचिन इस एक्शन का क्या है डूअर है, क्या है डूअर है। तो हम बोले कि डूअर को ही क्या कहा जाता है सर, डूअर को ही क्या कहा जाता है सब्जेक्ट कहा जाता है। तो हमको क्या पता चला कि सेंटेंस में सचिन क्या है सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है प्लेज क्या है वर्ब है। अब बाकी बात है सेंटेंस में बहुत सारा चीज आ सकता है ना, बला बहुत सारी चीजें आ सकती है नहीं। तो अभी हमको पता चला सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो हमने क्या सीखा देखना जरा, यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने क्या सीखा बॉक्स बना के, फिर इसे काम आएगा कि सर एक सब्जेक्ट होता है, इसको भी थोड़ा डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट होता है, और इसमें क्या कहते हैं डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर को क्या कहते हैं
सब्जेक्ट। तो अपने पास एक जो बेसिक डिफिनीशन सब्जेक्ट का आया वो ये आया कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा, ऐसा बात है। चलो मिटा सुनना भाई, बात समझ में आएगी। तो अब आसान हो गया सर सब्जेक्ट पहचानना, किसी भी शब्द में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। अब क्या करना है, अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि रमन वेंट देयर, ये सेंटेंस है। तो इसमें वेंट का मतलब क्या है, जाना। वेंट का मतलब गो का ये V2 फॉर्म है, तो गो का V2 फॉर्म ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। जाने का कोई डूअर होगा और जो डूअर होगा वही अपना क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो जाएगा कौन भाई, रमन। कौन जाएगा, इसका मतलब ये अपने आप क्या बन गया, डूअर बन गया। क्या बन गया, एक्शन का डूअर बन गया। इस एक्शन को करने वाला यही है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो अब तो आसान हो गया, आप सब्जेक्ट कोई भी पहचान सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पहचान लेंगे और वर्ब से जो उस वर्ब का क्या हो, डूअर हो, उसे हम क्या कह लेंगे, सब्जेक्ट कह लेंगे। ठीक है सर, चलो अब हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। सर ऐसा लिख दिया जाए, रमन इज अ क्रिकेटर। रमन इज अ क्रिकेटर। रमन क्या है, क्रिकेटर है। रमन क्या है। अब इस वाले सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ क्या, सर इसमें वाले सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन ही नहीं हुआ। क्यों सर, क्योंकि इज जो होता है ना, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कहते हैं कि अवस्था को बताता है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ ओल्ड, ही इज अ यंग, ऐसा करके। तो इसमें तो कोई काम हुआ ही नहीं, इसमें तो कोई काम हुआ नहीं, कोई एक्शन हुआ क्या। मैं बोल रहा हूं कि मेरा भाई डॉक्टर है, मेरा भाई, तो इसमें कोई एक्शन हुआ क्या। आप बोले मेरे पिताजी किसान है, तो इसमें कोई एक्शन हुआ क्या पिताजी किसान का काम करने लगे, नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो सर डूअर सब्जेक्ट तब बनेगा जब कोई एक्शन हो रहा होगा, जब एक्शन, और मान लो कोई सेंटेंस में जब एक्शन ही ना हो, सेंटेंस में क्या हो, जैसे इसने लिखा राम या रमन लिख दो, रामा लिख दो। रामा इज ए क्रिकेटर, कोई नाम है रामा, और रामा क्या है, क्रिकेटर है। मैं बोला सचिन इज अ क्रिकेटर, विराट इज अ क्रिकेटर, तो क्या कोई काम हो रहा है क्या, नहीं, काम नहीं हो रहा सर। तो इस वाले सेंटेंस में हमने क्या देखा कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है, वही उस सेंटेंस का क्या होता है, मुख्य बिंदु होता है, मुख्य केंद्र में होता है, और इसी को बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। इसे बोलते हैं क्या, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, इसकी बात होगी, फिर से होगी। तो ये वो बन गया क्या, सब्जेक्ट। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो हमने सीखा दो बातें सब्जेक्ट को डिफाइन करने का। क्या, एक तो ये सर कि जब कोई एक्शन हो रहा होगा, जब कोई एक्शन होगा तो उसमें डूअर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में एक्शन ही ना हो, जैसे बोला आपने ही इज ए स्टूडेंट, ही इज अ क्लर्क, ही इज अ डॉक्टर, ही इज इंजीनियर, ऐसा बोल रहे हैं, ही इज टीचर, माय ब्रदर इज डीएम, माय ब्रदर इज स्टूडेंट, ऐसा बोले, इस वाले में कोई एक्शन, तो फिर जब एक्शन नहीं होगा तो क्या उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या सब्जेक्ट होगा। तो इसे बोलते हैं कि जब कोई एक्शन ना हो, जब कोई एक्शन, तो उसमें जिसके बारे में बात किया जा रहा हो उसे बोलते हैं सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया ही क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट का एक डेफिनेशन और निकाला कि सर सेंट्रल आइडिया को क्या कहा जाता है, सेंट्रल आइडिया को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को डिफाइन करने का दो तरीका, कि डूअर एक सब्जेक्ट होता है, नहीं तो सेंट्रल आइडिया क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, चलो इतना बात समझ लीजिए। अब थोड़ा सा और भी इसमें लॉजिकली चलते हैं, आप ऐसे पढ़ते नहीं है ना, लॉजिकली और थोड़ा चलते हैं। लॉजिकली क्या है मेरे भाई, देखता ध्यान से देख। अब लॉजिकली क्या है सो थोड़ा ध्यान से देख। मैंने लिखा, ऐसा लिखा, एक सेंटेंस लिखा, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन प्लेज
क्रिकेट और दूसरा लिखा क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। सचिन प्लेज क्रिकेट और दूसरा सेंटेंस लिखा क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। जो बच्चे जानते हैं ग्रामर का कंसेप्ट जिसे मालूम उन्होंने बोले ये एक्टिव सेंटेंस और ये पैसिव, हमको वहां तक नहीं जाना। हमको क्या करना है, अभी हम सीख रहे हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हम सीख रहे हैं सब्जेक्ट। अब ऊपर वाला सेंटेंस में प्लेज क्या है, वर्ब है, और इसे खेलने का काम कौन कर रहा है, सचिन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डूअर, और डूअर को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। हाँ, तो ये तो आसान हुआ, ये तो आसान हुआ। अब जैसे नीचे वाले सेंटेंस में आएंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट इज प्लेड बाय, तो इसमें डूअर, खेलने का डूअर कौन है, प्ले का डूअर कौन है, सचिन है। डूअर कौन है, सचिन है नहीं। तो डूअर को तो बोलना चाहिए क्या, सब्जेक्ट बोलना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, डूअर इज कॉल्ड। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इस सचिन क्या बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है क्या, सर ये सब्जेक्ट तो नहीं है, ये सब्जेक्ट तो नहीं है। अब बच्चा अपना एक नया टेक्निक लगाता है, बोलता क्या कि सर पहले आता है वो सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है सर, डूअर वाला जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट पहचानने का, इसके भी अपने एक लिमिटेशन है, वो लिमिट तक काम करेगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। तो सर यहाँ पर ये अपने आप को तो सही था, लेकिन जैसे इस वाले सेंटेंस में आए, ये जो डूअर डेफिनेशन है वो क्या होने लगा, गलत होने लगा। क्यों, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, ही इज बीटन बाय मी, दे आर बीटन बाय राम। तो यहाँ तो डूअर राम है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या दिक्कत, कैसे हम पहचाने सर सब्जेक्ट है। देखो भाई ध्यान से सुनना, आप अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको आज ही और अभी समझ में आएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात समझ में। इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए मिटा रहा हूँ, समझना ध्यान से। बहुत बेसिक से बातें हो रही है, आपको समझ में आएगा, सिस्टमेटिकली वीडियो को देखेंगे। सर ये एक सेंटेंस और एक सेंटेंस है, यहाँ पर तो डूअर सब्जेक्ट बना, लेकिन यहाँ पर डूअर सब्जेक्ट, तो लॉजिक क्या है कि सब्जेक्ट नहीं हो। सब्जेक्ट तो इस सेंटेंस का क्या है, आप जानते हैं कि सर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब बोले तो सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग तो इसको होना चाहिए। सुनना जरा ध्यान से। सर एक सेंटेंस होता है एक्टिव, क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस। क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस। और एक सेंटेंस होता है पैसिव सेंटेंस। दो तरह के सेंटेंस होते हैं, इसे कोई एक्टिव वॉइस बोल सकता है या पैसिव वॉइस बोल सकता है। ध्यान से सुनना, आपको सब्जेक्ट डेफिनेटली समझ में आएगा। सर ये एक्टिव वॉइस है या एक्टिव सेंटेंस है, और ये है क्या, पैसिव सेंटेंस। जब सेंटेंस एक्टिव हो, जब सेंटेंस, तो इसके डूअर को हम क्या बोलेंगे, इसके डूअर को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। इसके डूअर को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। जब सेंटेंस एक्टिव हो तो उसके डूअर को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। और जब सेंटेंस पैसिव हो तो उसके एक्शन के रिसीवर को, किसको, एक्शन के रिसीवर को क्या बोलेंगे, एक्शन के रिसीवर को बोलेंगे सर सब्जेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसी सब्जेक्ट। तो एक्शन के रिसीवर को सब्जेक्ट कब बोला जाता है, जब सब्जेक्ट पैसिव हो। सर हमको पता कैसे चलेगा पहले ही क्लास में कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, मैं बता रहा हूँ, समझना जरा। सर पैसिव पहचानने का एक आसान सा तरीका है, बड़ा आसान है, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे समझ में। सर एक फॉर्म होता है बी, बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना, इसका हिंदी मीनिंग है होना। और जैसे गो के फॉर्म चलते हैं ना, गो, वेंट, गॉन, वैसे बी का फॉर्म चलता है। बी के पहले में होता है इज, एम, आर और खुद बी, और इसका दूसरा फॉर्म हो गया वाज और वर। क्या हो गया, वाज और वर, और तीसरा हो जाता है बीन। ये बी का फॉर्म है, इसे बोलते हैं V1, इसे बोलते हैं V2। तो V2 में दो आएगा, हाँ V2 में दो आएगा, एक वाज वर लेते सिंगुलर प्लूरल के लिए, और बीन। सुनना जरा, बी का इसको क्या बोलते हैं, बी का फॉर्म, क्या बोलते हैं। तो बी के फॉर्म के बाद अगर सेंटेंस में V3 दिखाई दे, क्या दिया, V3 दिखाई दे, तो उसे बोलना पैसिव सेंटेंस। क्या बोलना, पैसिव सेंटेंस। तो आसान हुआ ना सर, बी के बाद क्या नजर आ जाए, V3। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। तो इसे सेंटेंस क्या बोलेंगे, पैसिव, या ऐसे लिख लो ना, यही वाला क्या है, पैसिव है। तो बी के फॉर्म
के बाद अगर V3 आ जाए तो सेंटेंस क्या है, पैसिव। या इसी बात को उल्टा बोलो कि सर किसी भी सेंटेंस में V3 आ जाए और V3 के पहले इसमें से कोई एक शब्द आ जाए, कोई भी एक ही आ जाए। कितने अक्षर है, 7 अक्षर। अगर आप 7 अक्षर याद कर लेंगे तो आजीवन आपको पूरी लाइफ आपको पैसिव एक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। सर अगर किसी सेंटेंस में आपको क्या देखना है, V3 है, क्या देखना है, V3, और उसके पहले सेंटेंस में से बी के फॉर्म में से कोई भी एक शब्द नजर आता है तो सेंटेंस बनेगा पैसिव। चलो इसमें देखते हैं, ये प्लेट क्या है, V3 है नहीं, और इसके पहले क्या आया है, इज बी का फॉर्म है या नहीं है। सर इज बी का फॉर्म है नहीं है सर, तो हमको पैटर्न मिला B प्लस V3, सेंटेंस बनेगा पैसिव। सेंटेंस क्या बनेगा, और जब सेंटेंस पैसिव बनेगा तो उस वाले सेंटेंस में एक्शन के डूअर को सब्जेक्ट, इसीलिए यह गलत हुआ था। इसीलिए क्या हुआ, तो पैसिव सेंटेंस में एक्शन के रिसीवर को क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे आप बोला मैं मारता हूं तो मैं डूअर हूं तो सेंटेंस एक्टिव, और मुझे पीटा जाता है तो सेंटेंस क्या है, मैं एक्शन का रिसीवर हूं तो सेंटेंस क्या होगा, पैसिव। अगर ये सेंटेंस पैसिव है, अगर ये सेंटेंस पैसिव है, अगर क्या है ही सेंटेंस पैसिव, अगर पैसिव ही है तो पैसिव में एक्शन डूअर सब्जेक्ट नहीं होगा। अच्छा ये प्ले का मतलब खेलना, तो खेला क्या जा रहा है, जो भी खेलने का काम हो रहा है उसका एक्शन का रिसीवर कौन है, क्रिकेट। जैसे कोई बल्ला बॉल गेंद वगैरह लेके खेल रहा है, आपको पता नहीं क्या कर रहा है, आपने पूछा क्या कर रहा है, इसे गेंद फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आपने बोला कि ये क्रिकेट खेल रहा है, तो आपने फुटबॉल क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो सारी एक्शन की जा रही थी वो किसके लिए किया जा रहा था, क्रिकेट के लिए। तो एक्शन का रिसीवर कौन हुआ, क्रिकेट हुआ। इसीलिए इस एक्शन के रिसीवर को हम क्या बोलते हैं, तो ये एक्शन का रिसीवर बना सर, एक्शन का रिसीवर बना, और रिसीवर को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। समझ में आया। तो जब सेंटेंस पैसिव होगा तो एक्शन का रिसीवर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और जब सेंटेंस एक्टिव होगा तो उसका डूअर बनेगा सब्जेक्ट। सर पैसिव कैसे पहचान लेंगे, सपने आएंगे, कहते हैं आसान है सर, बी के फॉर्म के बाद V3 आ जाए, या किसी भी सेंटेंस में V3 के पहले ये 7 अक्षर में से कोई अक्षर नजर आ जाए तो सेंटेंस बनेगा पैसिव। अगर इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया तो सेंटेंस बन जाएगा एक्टिव। सिंपल सी बात है। अब ऊपर वाला करके इसमें देखो, ये V3 है क्या, V3 नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस किस में लिखा गया हो, एक्टिव में। या फिर देख लो V3 के पहले, अगर किसी को पता नहीं है V3 है नहीं, पहला क्लास है, तो देखेगा ये अगर ये V3 वो मान रहा है, मान लो, तो उसके पहले बी का फॉर्म आया क्या, इसमें से कोई शब्द नजर आया क्या, नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, एक्टिव है। और एक्टिव में डूअर को क्या कहना, सब्जेक्ट कहना। हमको लगता है ये बात आसानी से समझाया जा सकता है। तो हमने अभी क्या सीखा कि सर जब सेंटेंस एक्टिव होता है तो उसके डूअर को सब्जेक्ट बोलते हैं, और जब सेंटेंस पैसिव होता है तो उसके एक्शन के रिसीवर को। अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, गांव भर का एग्जांपल। आप एक बच्चा को गोद में रखे हुए हैं और उसे मना रहे, खिला रहे, लेकिन वो मान नहीं रहा, आपने दिया दबा के ऊपर से एक थप्पड़ मारा। अब एक्शन का डूअर कौन है, आप है। तो जब एक्शन का डूअर आप है तो सेंटेंस कैसा बनेगा, एक्टिव। बच्चा गुस्सा होकर के लात आपको मारा, पैर से गोद में है, मार दिया। इस बार आप एक्शन का रिसीवर है, एक्शन आपके ऊपर हो गया ना। तो जब एक्शन आपके ऊपर हो गया तो आपने एक्शन का रिसीव किया, रिसीवर हुआ, तो सेंटेंस बनेगा पैसिव। कैसे भी घुमा के देख लो वही आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया। एक्टिव सेंटेंस में डूअर, वही वाली बात रिवाइज कर लेगा, जिसे वीडियो 2 बार देख ले। अगर आप थोड़ा आपकी बेसिक कमजोर हो गई तो वीडियो को दोबारा देख लेना इसी चैनल पे, और डेली आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे भाई। बंद करते हैं क्लास को, यहीं पर आगे देखेंगे। तुम लोग भी आ गए, पढ़ाना पड़ेगा ना, वीडियो बनाने से हो गया।